जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल SBN क्लासेज में। उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। इससे पीछे के जो भी क्लासेज मैंने ली हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत है तो आप लोग ज़रूर बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वैसे तो मैं हर एक चीज़ क्लियर करके बताया हूँ। और इससे पीछे वाली जो क्लास थी उसमें मैंने संविधान में जो भी 12 अनुसूचियां हैं उनसे संबंधित चीज़ों के बारे में डिटेल में बात की थी। आज यहाँ पे हम लोग संविधान में जो प्रस्तावना है उसके बारे में बात करेंगे। संविधान में जो प्रस्तावना है उसी को उद्देशिका भी बोला जाता है और इंग्लिश में उसी को प्रीएम्बल बोला जाता है। तो प्रस्तावना से हमें किस चीज की जानकारी मिलती है, सबसे पहले ये समझेंगे हम। तो देखिए, जैसे अगर कोई कहानी है और उसका सारांश आप लोग पढ़ लेते हैं तो वो चीजें समझ में आ जाती है कि कहानी किससे रिलेटेड है। एकदम सेम वही काम प्रस्तावना का है। अगर प्रस्तावना को हम पढ़ लेते हैं तो उससे हम ये जान पाते हैं कि हमारा संविधान किस टाइप का है और संविधान में कौन कौन से मुख्य आदर्शों को शामिल किया गया है और संविधान की आकांक्षाएं क्या हैं। इन सारे चीजों के बारे में जो जानकारी है हमें प्रस्तावना से मिलती है। और भारतीय संविधान जो निर्माता थे उनके विचारों को भी जानने की ये कुंजी है प्रस्तावना। कि उन निर्माताओं के उद्देश्य क्या थे संविधान बनाने को लेकर और वे संविधान में किन उच्च आदर्शों को शामिल करना चाहते थे। इन सारी चीजों की जानकारी हमें प्रस्तावना से अर्थात उद्देशिका से मिल जाती है। तो हम कह सकते हैं कि प्रस्तावना एक प्रकार की भूमिका है, प्रस्तावना एक प्रकार की आमुख है अर्थात प्रीफेस है। अर्थात ये भी कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना है वो पूरे संविधान का सार है। और हमारे संविधान में जो प्रस्तावना की संकल्पना ग्रहण की गई है वो अमेरिका के संविधान से ग्रहण की गई है, क्योंकि सबसे पहले प्रस्तावना को अपने संविधान में जोड़ने का कार्य अमेरिका के संविधान में किया गया था। परंतु जो हमारे प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। हमारे संविधान में प्रस्तावना की नींव कैसे पड़ी, तो इस बारे में मैं आप लोगों को बता चुका हूं, लेकिन दोबारा रिमाइंड कराना चाहूंगा कि जब जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा की बैठक में 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, वही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को हमारे भारतीय संविधान सभा से पास होकर आगे बढ़ा। और जब वो आगे बढ़ा तो भारतीय संविधान में वही उद्देश्य प्रस्तावना का अर्थात उद्देशिका का स्थान ग्रहण किया।
यहाँ पे हमारे भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी जो लाइन है वो इस प्रकार से दी गई है कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु एवं उनके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा की और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ये पूरे संविधान की जो प्रस्तावना की लाइन है वो पूरी लाइन मैंने आपको पढ़ के सुनाया और ये आपको याद होनी चाहिए। प्रस्तावना में ये जो सारे शब्द दिए गए हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न पंथ निरपेक्ष समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक शब्द के बारे में जानेंगे। तो यहां पे बात निकल के आती है कि संविधान की जो प्रस्तावना है उससे हमें कौन सी जानकारी मिलती है। तो जो संविधान की प्रस्तावना है उससे हमें 4 बातों की जानकारी मिलती है। इसमें पहली जो बात है, इससे हमें जानकारी मिलती है कि हमारे संविधान का स्रोत क्या है, शक्ति का। तो जवाब आता है हम भारत के लोग। मतलब क्या है? मतलब यही है, इसका अर्थ यही है कि हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी लाइन ही यहीं से स्टार्ट होती है, हम भारत के लोग अर्थात वी द पीपल ऑफ इंडिया। कहने का तात्पर्य यह है कि जो भारत के संविधान में शक्तियां हैं वो भारत के जनता में निहित है, अर्थात भारत के लोगों में निहित है। तो यहां पे अगर बात की जाएगी कि संविधान की जो प्रस्तावना है उससे हमें किन किन बातों की जानकारी मिलती है, तो हम बताएंगे कि हमें 4 बातों की जानकारी स्पष्टतया मिलती है। उसमें से पहला है कि शक्ति का स्रोत क्या है हमारा संविधान का। तो हमारे संविधान के शक्ति का जो स्रोत है वो हम भारत के लोग हैं। इसके साथ ही साथ हमें जो दूसरी जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे भारत के संविधान में शासन का स्वरूप कैसा है। शासन का स्वरूप कैसा है, और इस शासन का स्वरूप हम 5 बेसिस पे डिस्क्राइब करते हैं। पहला, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा है समाजवादी,
तीसरा है पंथ निरपेक्ष, चौथा है लोकतंत्रात्मक, और पांचवा है गणराज्य। प्रभुत्व संपन्न अर्थात सोवेर्निटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष अर्थात सेक्युलर, लोकतंत्रात्मक अर्थात डेमोक्रेटिक, और गणराज्य अर्थात रिपब्लिक। इसको अगर हम क्रम में याद करना चाहें तो SSSR। और ध्यान रखिएगा एग्जाम में ये क्रम ही पूछता है। शासन के स्वरूप को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य के आधार पे हम शासन का जो स्वरूप है हमारे संविधान में अर्थात हमारे देश में हमारे संविधान के द्वारा जो शासन का स्वरूप दिया गया है वो कैसा स्वरूप दिया गया है वो हमारी संविधान की प्रस्तावना से ही दृष्टव्य होता है। इसके साथ ही साथ संविधान का जो उद्देश्य है उसकी भी जानकारी हमें हमारी प्रस्तावना से प्राप्त होती है कि हमारे संविधान बनाने का उद्देश्य क्या है। इसकी भी जानकारी हमें हमारे प्रस्तावना से ही प्राप्त होती है। कैसे प्राप्त होती है, तो यहां पे 3 प्रकार के न्याय का, पहला सामाजिक, दूसरा आर्थिक, तीसरा राजनैतिक प्रदान करने की बात की गई है। 3 प्रकार के न्याय प्रदान करने की बात की गई है। पूछता है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय प्रदान करने की बात की गई है, तो आप सीधा सा जवाब देंगे कि 3 प्रकार के न्याय प्रदान करने की बात की गई है। इसके साथ ही साथ हमारे भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें 5 प्रकार की स्वतंत्रता का प्रदान करने का वर्णन किया गया है। पहला है विचार, दूसरा है अभिव्यक्ति, तीसरा है विश्वास, चौथा है धर्म और पांचवा है उपासना। तो क्वेश्चन ये पूछता है कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें कितने प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है, तो हम बताएंगे कि 5 प्रकार के स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। और यह क्रम पूछता है, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें क्रम आगे पीछे करके आपसे पूछेगा कि कौन सा क्रम स्वतंत्रता के संबंध में सही है। इसके साथ ही साथ हमारे जो संविधान के उद्देश्य में यह भी चीज बोली गई है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की जाएगी, अवसर की समता, ये चीज भी बोली गई है वहां पे। और इसके साथ ही साथ व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, और अखंडता
बढ़ाने वाली बंधुता। इन सारी चीजों के बारे में बात की गई है हमारे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। तो यहां पे हमने पढ़ा कि शक्ति का स्रोत क्या है, तो हम बताएंगे कि हम भारत के लोग ही भारत के संविधान में जो शक्ति का स्रोत है वो हम खुद ही हैं। इसके साथ ही प्रस्तावना से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि शासन का स्वरूप कैसा है, और वो शासन का स्वरूप हम 5 आधारों पर वर्णित करते हैं। इसके साथ ही साथ संविधान का हमारे उद्देश्य कैसा है, इसकी भी जानकारी हमारे प्रस्तावना से मिलती है। और चौथी चीज है कि अधिनियमित होने की जो तिथि है, अधिनियमन की तिथि, वो भी हमारे प्रस्तावना से ही प्राप्त होती है, 26 नवंबर 1949। और यहां पे बात की गई है कि अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित, इन सारी चीजों के बारे में बात की गई है। तो देखिए, अंगीकृत की बात की जाएगी तो अंगीकृत का मतलब होता है कि हम अपने अंग से इसको लगा रहे हैं, अर्थात हम इसे स्वीकार कर रहे हैं। अधिनियमित का मतलब होता है कि हम इसे लागू कर रहे हैं। तो संविधान आंशिक रूप से लागू 26 नवंबर 1949 को ही हो गया था। 16 अनुच्छेदों के साथ ये बात मैं आपको बता चुका हूं, और उन 16 अनुच्छेदों को भी हमने आपकी कॉपी में नोट कराया था। और आत्मार्पित का मतलब कि हम स्वयं को इस संविधान को समर्पित करते हैं, अर्थात अंगीकृत मतलब स्वीकार करना, अधिनियमित मतलब लागू करना, और आत्मार्पित मतलब स्वयं को समर्पित। तो हमारे भारत की जो प्रस्तावना है, संविधान के उद्देशिका है, उससे हमें 4 चीजों की जानकारी प्राप्त होती है कि हमारे संविधान में शक्ति का स्रोत क्या है, शासन का स्वरूप कैसा है, संविधान का उद्देश्य क्या है, और अधिनियमन की तिथि क्या है। इसके साथ ही साथ जो हमारे भारत की संविधान में जो प्रस्तावना है, यह अप्रवर्तनीय है। मतलब क्या है इसका? मतलब यह है कि अगर प्रस्तावना में जो भी चीजें दी गई हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं उसे लागू कराने के लिए। अर्थात जो हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो वाद योग्य नहीं है, अप्रवर्तनीय है। और हमारे भारत की जो संविधान, भारत का जो संविधान की प्रस्तावना है, उसमें 2 बार भारत शब्द का जिक्र किया गया। यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि भारत शब्द का जिक्र कितने बार किया गया, तो 2 बार किया गया। एक बार फिर मैं आप लोगों को जो भारत के प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना की लाइन है उसको पढ़ के सुना देता हूं कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने हेतु तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति,
विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए एवं उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहां पे संविधान की जो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करने की जो तिथि दी गई है वो 26 नवंबर 1949 दी गई है। और इसी को जब विक्रम संवत में हमने लिखा है तो मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी बोला गया है। अर्थात जो विक्रम संवत होता है वो 57 साल आगे होता है शक संवत से। अगर इसमें 57 ऐड करेंगे तो ये 2006 हो जाएगा, जो कि विक्रम संवत हो जाएगा। इसके साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो अप्रवर्तनीय है, अर्थात वाद योग्य नहीं है। अब बात आती है कि क्या संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है कि नहीं है। इस मुद्दे पर भी कई बार सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन आया और सुप्रीम कोर्ट द्वारा खुद अपना ही डिसीजन बदला गया। तो देखिए कौन कौन से केसेज प्रस्तावना से संबंधित हैं और उसमें क्या बताया गया है। तो सबसे पहले 1960 में बेरूबारी केस आई और बेरूबारी केस में यह डिसीजन आया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। उसके बाद 1967 में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस का निर्णय आया और उसमें बताया गया कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का अभिन्न हिस्सा है और इसमें यह भी बताया गया कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। उसके बाद 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो केस था, 13 जजों की बेंच बैठी थी और उसमें 7-6 से डिसीजन आया और उस डिसीजन में ये चीजें सामने आई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बात कही गई कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है। और इसमें संशोधन किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले अगर कोई भी चीज है जो संविधान का भाग नहीं है तो उसमें संविधान संशोधन कैसे किया जाएगा। यहां पे जब केशवानंद भारती केस का निर्णय 1973 में आया तो बताया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि प्रस्तावना हमारे संविधान का भाग है और यह भी बताया गया कि प्रस्तावना में या उद्देशिका में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन उसके आधारभूत जो ढांचा है अर्थात मूल ढांचा है
वो नहीं बदलना चाहिए। अर्थात मूल ढांचे में आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। मतलब क्या है मूल ढांचे का? मूल ढांचे का मतलब यही है कि कोई भी चीज हम जोड़ेंगे संविधान की जो प्रस्तावना है संशोधन के तहत, तो जो संविधान के प्रस्तावना का निहितार्थ है अर्थात उसके अंदर जो अर्थ समाहित है उसका भाव उस चीज के जोड़ने से नहीं बदलना चाहिए। तो अगर ये क्वेश्चन पूछे कि संविधान की प्रस्तावना से संबंधित आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किस केस के तहत दिया गया था, तो आप बताएंगे कि केशवानंद भारती केस के तहत दिया गया था। इसके साथ ही एस.आर. बोम्मई केस जो 1993 में निर्णय आया था उसमें भी बताया गया कि प्रस्तावना हमारे संविधान का अभिन्न अंग है। तो ये चीजें हो गई प्रस्तावना से संबंधित। अब प्रस्तावना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं कई बार। तो उन कथनों के बारे में 3-4 कथन स्टेटमेंट हैं जो एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो इसमें पहला स्टेटमेंट है कि प्रस्तावना संविधान का आइडेंटिटी कार्ड है। ये किसके द्वारा बोला गया? तो एन.ए. पालकीवाल के द्वारा बोला गया। एन.ए. पालकीवाल के द्वारा। इसके बाद प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है। यह अर्नेस्ट बर्कर के द्वारा बोला गया। इसके बाद प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री है। यह के.एम. मुंशी के द्वारा बोला गया। और इसके बाद बोला गया था कि प्रस्तावना अर्थात उद्देशिका शरीर है, नहीं, संविधान शरीर है तो उद्देशिका उसकी आत्मा है, और उद्देशिका आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। यह जो महत्वपूर्ण कथन है यह सुभाष कश्यप जी के द्वारा बोला गया था। इसके साथ ही साथ प्रस्तावना को संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव के द्वारा बोला गया था। तो प्रस्तावना संविधान की आत्मा ठाकुर दास भार्गव और एक स्टेटमेंट और बोला गया था ये कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। उसकी आत्मा है। और
प्रस्तावना आधारशिला है, तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। यह कथन सुभाष कश्यप द्वारा बोला गया। तो संविधान की जो प्रस्तावना है उससे संबंधित जो स्टेटमेंट थे, जिसमें मैंने बताया कि संविधान की आत्मा प्रस्तावना को ठाकुरदास भार्गव के द्वारा बोला गया। प्रस्तावना संविधान का कुंजी नोट है, ये अर्नेस्ट बर्कर के द्वारा बोला गया। प्रस्तावना संविधान की जन्मपत्री है, यह के.एम. मुंशी जी के द्वारा बोला गया। और प्रस्तावना संविधान का आईडी कार्ड है, अर्थात पहचान पत्र है, यह N.A. पालकीवाल के द्वारा बोला गया। इसके साथ ही साथ यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है, और यदि प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। यह प्रसिद्ध कथन सुभाष कश्यप जी द्वारा बोला गया। तो ये हो गई बात प्रस्तावना से संबंधित महत्वपूर्ण स्टेटमेंट के बारे में। जब पीछे का क्लास मैं ले रहा था तो वहाँ पे एक दो चीज़ें स्किप हो गई थी, जिसके बारे में यहाँ पे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। कि मैं जब पढ़ा रहा था आप लोगों को संविधान सभा के सदस्यों के बारे में, तो एनी मस्करीनी का जिक्र किया था मैं कि वो त्रावणकोर के क्षेत्र से चुन के गई थी संविधान सभा में। इनके संबंध में एक फैक्ट आप लोग याद कर लीजिएगा कि ये देसी रियासत से चुनी जाने वाली एकमात्र महिला थी। तो एनी मस्करीनी अगर क्वेश्चन ये पूछे कि देसी रियासत से चुनी जाने वाली संविधान सभा में एकमात्र महिला कौन थी, तो आप बताएंगे एनी मस्करीनी, जिनका निर्वाचन त्रावणकोर से हुआ था। उसके बाद अगर बात की जाए कि आजाद भारत की पहली कैबिनेट मंत्री महिला में, तो राजकुमारी अमृता कौर थी। मैं बताया था अंतरिम सरकार का जो गठन कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था, तो उसमें स्वास्थ्य मंत्रालय अमृता कौर जी को दिया गया था। और यही क्वेश्चन अगर पूछे कि आजाद भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी, तो आपका जवाब होगा राजकुमारी अमृता कौर जी। इसके साथ ही साथ जब हम अनुसूची पढ़ा रहे थे तो वहां पे एक चीज स्किप हो गई थी। एक केस है I.R. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य, ये 2007 का मामला है। और ये किससे संबंधित है, तो 9वीं अनुसूची से संबंधित है। और ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा हुआ है, लोक सेवा आयोग में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। सबसे पहले तो इसमें क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि यह सूची किससे संबंधित है, तो यह केस 9वीं अनुसूची से संबंधित है। इस केस में निर्णय क्या दिया गया, I.R. कोएल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य, इसमें यही निर्णय दिया गया था जो भी निर्णय मैं बताने जा रहा हूं उसको पिछली क्लास में मैं आप लोगों को बता चुका हूं। जब सरकारें इसका दुरुपयोग करने लगी और लोगों के द्वारा भी दुरुपयोग किया जाने लगा,
तो वहाँ पे जो डिसीजन आया था कि 24 अप्रैल 1973 अर्थात केशवानंद भारती केस का जो निर्णय आया था, उसके बाद अगर कोई भी विषय इस अनुसूची में 9वीं अनुसूची में डाला जाता है तो उसकी समीक्षा की जा सकती है। तो ये जो निर्णय आया था वो इसी केस में आया था, IR कोयल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य। और पूछा है ये क्वेश्चन यूपीएससी में कि IAR कोयल्हो बनाम तमिलनाडु राज्य 2007 संबंधित केस है। तो आप जवाब देंगे कि 9वीं अनुसूची से संबंधित यह केस है। तो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोगों ने पढ़ा जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, उसमें मैंने आप लोगों को बताया कि प्रस्तावना में मुख्य आदर्शों और आकांक्षाओं की झलक मिलती है और हमारे भारतीय संविधान के जो निर्माता हैं उनके विचारों के जानने की कुंजी है प्रस्तावना। प्रस्तावना भूमिका है, प्रस्तावना आमुख है, प्रस्तावना सार है। और प्रस्तावना का विचार हमारे भारतीय संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है, जबकि प्रस्तावना की जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भारत में प्रस्तावना की नींव कैसे पड़ी, तो इसके बारे में मैंने बताया कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा की बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया और वही उद्देश्य प्रस्ताव 22 जनवरी 1947 को पास होकर भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना। इसके बाद प्रस्तावना का जो स्टेटमेंट है वो भी मैंने आप लोगों को सुनाया पढ़ के। इसके साथ ही साथ मैंने ये भी बताया कि भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उससे 4 चीज़ों की जानकारी हमें मिलती है कि हमारे भारत का जो संविधान है उसके शक्ति का स्रोत क्या है, अर्थात शक्ति का केंद्र बिंदु कौन है, तो हम भारत के लोग हैं। उसके बाद मैंने बताया कि शासन का स्वरूप कैसा है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। इन सारे शब्दों के बारे में अगली क्लास में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। उसके बाद मैंने बताया कि संविधान का उद्देश्य क्या है, इसकी भी जानकारी हमें प्रस्तावना से ही मिलती है। तो वहां पे मैंने बताया कि 3 प्रकार का न्याय प्रदान करना, सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ाने वाली बंधुता इत्यादि जो भारत के नागरिकों को प्रदान की जाती है। इसके बाद मैंने बताया कि संविधान की प्रस्तावना से संविधान के अधिनियमित होने की तिथि की जानकारी होती है हमें। फिर मैंने बताया कि जो भारत के संविधान की प्रस्तावना है वो अप्रवर्तनीय है। इसके बाद मैंने बताया कि कब किस केस में डिसीजन आया कि भारत की जो प्रस्तावना है संविधान की वह संविधान का भाग है कि नहीं है। इसके साथ ही साथ संविधान की जो प्रस्तावना है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन थे, उनके बारे में भी हमने बात किया। और लास्ट में 2-3 फैक्चुअल क्वेश्चन छूट गए थे जिनको भी मैंने आप लोगों के सम्मुख रखा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। बाकी जो आगे की क्लास आएगी उसमें संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, उसके साथ ही साथ अन्य जो भी शब्द हैं उनके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे कि आखिर इस शब्द का मतलब क्या है। क्योंकि अगर इन शब्द का मतलब अर्थ हमें नहीं पता होगा तो हम संविधान की जो प्रस्तावना है भारत की उसके बारे में अच्छे से जान ही नहीं पाएंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।